बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान शुमाइला नियाज। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कुछ बिकता है, ये सब अपने प्रोग्राम के अंदर आपको इस चीज से आगाह करते रहते हैं। लेकिन खास तौर पर पिछले प्रोग्राम में हमने सोसाइटीज के हवाले से बात की कि सोसाइटीज किस तरह से लोगों को लूटती हैं, किस तरह से पैसा इकट्ठा करती हैं और कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन अब जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं वो तो आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि ओवरसीज भी बच नहीं पाते, उनके साथ भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं। और करता कौन है? उनके अपने पाकिस्तानी ही करते हैं। और वो किस तरह से इस फ्रॉड में आ जाते हैं और अगर फ्रॉड हो जाए तो उन पर कौन से कानून जो है वो लागू होते हैं, कौन सी सजा उनको दी जाती है और कितना जुर्माना उनको किया जाता है, इन बातों का जवाब हमें माहिर कानून ही दे सकते हैं। और हमने दो माहिर कानून को दावत दी अपने प्रोग्राम में। मेरे पहले मेहमान का तारुफ है राना इंतजार हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सीनियर माहिर कानून है जनाब अजहर सदीकी साहब, हमेशा प्रोग्राम की जीनत बनते रहते हैं और 4 नहीं बल्कि 8 चांद लगाते रहते हैं और तहे दिल से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और ओवरसीज विक्टिम्स इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहते हैं और आज भी एक बुजुर्ग जो है वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है जिनको ओवरसीज के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना है। प्रोग्राम का आगाज मैं राना इंतजार साहब से ही करूंगी क्योंकि इंतजार साहब जानते हैं कि ओवरसीज के साथ भी काफी फ्रॉड्स होते हैं। ये अच्छा, ओवरसीज इतने चालाक होते हैं, बाहर रह रहे होते हैं, सब चीजों को इतने अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं, इसके बावजूद वो पाकिस्तानियों के हाथों कैसे मतलब बेवकूफ बन जाते हैं? देखिए, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है हमारा सरमाया है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो जितना पाकिस्तान का मोस्टली बेचते हैं और इन दिनों तो हम चालियों पर रहे हैं। आप इसके लिए देखती हैं कि अदालतों में भी अलग कोर्ट्स बनाई गई हैं उनके लिए, गवर्नमेंट ने भी अलग सेल बनाए हैं कि जस्ट टू इनकरेज दैम कि उनके अगर कोई इश्यूज भी हैं तो उनको भी सॉल्व किया। जब लाहौर पुलिस ने भी एक अलग सेल बना रखा है। बात यह है कि जब भी हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, वो चाहे पाकिस्तान में हो या आउटसाइड पाकिस्तान हो, और उसकी हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं जहाँ पे एतमाद को ठेस पहुंचाकर कहीं ना कहीं फ्रॉड हो जाता है। नहीं, वो उनके मुताबिक तो वो कहते हैं कि हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स किए हैं, उसके बावजूद हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। इवन सोसाइटी जाली निकल आती है, वो सोसाइटी के अंदर घपला हो जाता है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, अगर सोसाइटी जाली है तो उससे पहले प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए। अगर किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी फिजिकल प्रेजेंस जाके चेक करनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी वहाँ पर मौजूद भी है कि या नहीं है। अगर किसी इदारे ने उसकी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो उसको ईमेल डाल ली जाए या उसको कॉल कर ली जाए या किसी को वहाँ भेज दिया जाए। उसकी प्रॉपर, अगर आप उसकी जिस तरह बोलते हैं केविएट एम्प्टर मुश्तरी होशियारबाश, इसका मतलब ये होता है कि जिसने भी प्रॉपर्टी बाय करनी है वो उससे पहले उसकी जितनी फॉर्मेलिटीज हैं उनको कंप्लीट करके ले, उसको प्रॉपर्ली चेक कर ले। तो कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ रह जाता है हमारे एंड पे खरीदने से पहले कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। यानी तो इसलिए अपने एंड से प्रॉब्लम आती है। इसके लिए मैं सबसे बड़ी बताता हूँ आपको, पूरी दुनिया में इसके लिए लॉ फर्म्स को एंगेज किया जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी या एनी अदर एग्रीमेंट्स, तो उसके लिए हम स्टैनो के पास चले जाते हैं या हम प्राइवेट पर्सन्स को हायर कर लेते हैं। तो अगर वकला को एंगेज करेंगे तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई चीज़ ली जाए, अपने टीम में इनको पूरी कोशिश करनी चाहिए। आजकल तो वैसे हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, सोशल मीडिया का दौर है। अगर प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशंस के बाद कोई प्रॉपर्टी ली जाए तो उसके चांसेस जो है, मैं नहीं कहता उसके बाद फ्रॉड नहीं होता, मगर चांसेस उसके कर्टेल हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास भी केसेस आते हैं तो हम यही देखते हैं कि उसकी उन्होंने प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन नहीं की होती, जस्ट किसी दोस्त ने कहा और पैसे भेज दिए, और जिसको भेज रहे हैं उसके साथ भी प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बैंकिंग चैनल्स को इवन यूज नहीं किया गया होता, जिसकी वजह से उनको कल को प्रॉब्लम आते हैं कि मैंने वहां पैसे भेजे थे और उसके बाद मेरा सब कुछ लुट गया। अच्छा अजहर साहब, ये ज्यादातर ये ट्रस्ट लेवल इसके अंदर आता है, क्योंकि अक्सर औकात हमने ये देखा है कि यहाँ के किसी को अजीज को पैसे दे दिए जाते हैं या किसी दोस्त पे ट्रस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर कोई दोस्त बोलता है कि जी फलानी सोसाइटी आ रही है, बड़ा वारे का प्लॉट आ रहा है, यार तू मेरे पैसे भेजते, मैं तेरी इन्वेस्टमेंट करा देना वहाँ। तो ट्रस्ट लेवल की वजह से धोखा होता है। देखिए, 2-3 वजूहात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर, इसमें तो कोई शक नहीं, ट्रस्ट लेवल भी है। अब वो बाहर बैठा हुआ है, उसे पता है कि उसके रिश्तेदार हैं, हालांकि वो भी बड़ी कोशिश करते हैं। यानी ओवरसीज़ के साथ जो फ्रॉड होता है ये नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है। मैं रेशो थोड़ा सा 10% या 20% आप इजाफा कर लें, अमूमन फ्रॉड जो यहाँ पर आम लोगों के साथ है वो उनके साथ भी है, जो कि हमारे यहाँ कुछ सेटल्ड मैकेनिज्म है नहीं। हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज की डॉक्यूमेंटेशन जो पूरी दुनिया में रवाज और अपना तरीका कार जो दिया हुआ है वो नहीं है। कानून साज की रजिस्ट्रेशन की है, लेकिन हमने यहाँ देखा कि यहाँ जाली रजिस्ट्रियां भी बाकायदा असल रजिस्ट्रियां की तरह बनती हैं
और उन जाली रजिस्ट्रियों पे इंतकाल भी हो जाते हैं, ट्रांसफर भी हो जाती हैं प्लॉट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड जो है ना वो देखा जाए वो किसी महकमे के पास तो नहीं है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों के पास ही है। और वो लोग तसल्ली तो बड़ी करते हैं, मैं ये कहूँ कि नहीं कि ओवरसीज कोशिश अपने दौर से पूरी करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं और पैसा वहाँ से कमाया होता है, पैसा तो बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर अच्छी उन्हें पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, तो उनकी कोशिश होती है ये आना जाना, जिंदगी सारा मौत और ये सारा पाकिस्तान के साथ अटैच है, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तो बड़े अरसे से शो डाल रहा हूँ, ठीक है ये कमीशन वगैरह बना दी है, ओवरसीज कमीशन वगैरह, लेकिन हमने सिस्टम को चैनलाइज नहीं किया। सिस्टम को चैनलाइज सबसे पहला करना है। अभी तो चले अब तो 18वीं तरमीम ने जो सत्यानाश कर दिया है कि ये वाला सब्जेक्ट आई सूबों के पास गया है, वफाक किसी तरह से इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि रहे सूबों के पास ही, लेकिन वफाक की इंटरफेरेंस जरूरी है। बेसिकली चैनलाइज करना है आपको, चैनलाइज करना है कि पूरे, यानी हमारे यहाँ होता क्या है कि सूबे सतह पर जब ये काम होते हैं और कोई मसाइल पैदा हो तो ग्रीवियंस कहाँ है, सूबे में तो लोग सारे मिले हुए हैं, तो कोई ना कोई ग्रीवियंस या कोई सेटलमेंट अथॉरिटी या वफाकी सतह पर होने चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2-3 चैनलाइज तरीके से करना है। पहला तो काम ये है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सेंट्रलाइज हो, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी हो, हर एक को पता हो। यानी मैं आज देखना चाहूँ एक एप्लीकेशन में एंटर करूँ, वो प्रॉपर्टी में चेक करना चाहूँ, उसका मैं इंतकाल चेक करना चाहूँ, उसकी मैं ट्रांसफर लेटर चेक करना चाहूँ, जिस दिन ये काम हो गया ना तो फिर समझ लीजिएगा। लेकिन ये तो कहते हैं कि जी आपके फिंगर टिप्स पे हैं, सारी चीजें ऑन बोर्ड है। बिल्कुल गलत बात है। आज भी रजिस्ट्री के वेरिफिकेशन के लिए मुझे सब रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, और रजिस्ट्रार के पास हाल ये है कि वहां पर जो क्लर्क बैठे हैं, रजिस्ट्री मोहर बैठे हैं, पैसे ना दें तो आप रजिस्ट्री नहीं ले सकते, सर्टिफाइड कॉपी लेनी हो 10-10 दिन सर्टिफाइड कॉपी पे लग जाते हैं। इंतकाल के लिए ऑनलाइन बना दिया, अच्छा इंतकाल के लिए जमा कराते हैं, वो इसका इतना लेंथी प्रोसीजर इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है वो सारा कर दिया, मैंने पैसे दे के जो एक्सेस कर रहा है, व्हाई नॉट कि मैं घर बैठा हूँ, मैं वहां उनके सेंटर में क्यों जाऊँ। पूरी दुनिया के अंदर लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्री जो है ना, इंग्लैंड के अंदर भी आप जाएं, आप बाकायदा उन्हें पैसे पे करते हैं, आप मैं यहाँ बैठा मैं वो रिकॉर्ड सारा चेक कर सकता हूँ। तो आप जिस दिन ये डाटा लिया है ना, पहले तो ये बता दूं कि ये हम टोटल हम ये कहें कि हमारे ओवरसीज यहाँ बंदा कसूरवार है। पहला कसूर तो गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज ना करने से नुकसान क्या है, टैक्सेस, ड्यूटीज, प्रॉपर्टी टैक्स, जो रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसमें तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो टैक्स छूट दी गई है। नहीं वो अपनी जगह है, मैं बता रहा हूँ कि उस नुकसान पे जब आप रजिस्ट्री कराएंगे ना, तो रजिस्ट्री कराने में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देनी है आपको इनकम टैक्स पे करना है, यानी एडवांस टैक्स की मद के अंदर, फिर सर्टन कॉर्पोरेशन या उनके हवाले से वहाँ टैक्सेस वगैरह पे करने हैं। पहला जो काम अगर आप चाहते हैं ना, इसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए। दूसरा दूसरी बात इंतजार ने बड़ी अच्छी कही है कि हमने प्रॉपर्टी सेल परचेज के कॉन्टेक्स्ट में हमने लॉयर्स को नहीं, इंग्लैंड में चले जाएं, पूरी दुनिया में चले जाएं, वहाँ सोलिसिटर्स, एडवोकेट्स, लॉयर्स, वो सारे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। एवरी मैटर में हम देखिए दो तरह से क्या, यानी एक तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, मुझे मशहूर फिक्र आपने मरियम नवाज से सुना है, और प्रॉपर्टी उनके नाम बरबर रुपए की निकल है। तो जब वो प्रॉपर्टी आप खरीद और परचेज कर रहे होंगे तो वहां देखते हैं कि जो पैसा आपने खरीद रहे हैं, ये पैसा आपके पास वाइट है, को टैक्स पे किया है, इतना जबरदस्त निजाम है, इसी वजह तो उनकी इकोनॉमी बूस्ट करती है कि यहाँ हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं आता, लोगों की जेबों में पैसा जाता है। तो जब वो आप प्रोसेस कंप्लीट करें ना, उससे ये फायदा होगा कि टैक्सेस भी पूरे आएंगे, लोगों की बाकायदा रहनुमाई भी पूरी मिलेगी, और उसमें चांस ऑफ फ्रॉड जो है ना वो बड़ा नेग्लिजिबल है, बहुत थोड़ा सा रह जाता है। तीसरी बात यह है कि ओवरसीज जो है ना, वो जायदादें खरीद के भूल जाते हैं, वो जाके आता पता नहीं करते, वो जाएं जाकर जगह देखें, कोई कब्जा तो नहीं कर लिया, किसी खाली जगह पड़ी हो हर कोई कब्जा कर लेता है। ये सिर्फ चंद सोसाइटी हैं, यानी मिसाल के तौर पर डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी वगैरह या अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है, वो कॉस्ट लेते हैं प्रॉपर्टी ये एक तो हमेशा आज़ाद साहब माजूद चाहते हैं, हमेशा डीएचए के ही बारे में बात की जाती है कि सबसे बेस्ट फैसिलिटीज वहां पर हैं, तो ये बाकी सोसाइटीज में इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकती? ये काम करना है गवर्नमेंट ने। डीएचए इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड थ्रू एन एक्ट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक्ट प्रोवाइड सर्टेन लिमिटेशंस, रिक्वायरमेंट्स, वो सारी वहां दी हुई हैं। अब आम मिसाल के तौर पर एलडीए अगर देता है तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या बाकी में चले जाए सीडीए है, या मुल्तान में है मुल्तान डेवलपमेंट, फैसलाबाद या गुजरांवाला,
जो आम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज है ना, उसके लिए फिर वो रेगुलेट करना है। आपके यहाँ कवानीन में वहाँ कमियां हैं, वो कमियां यानी रेगुलेटर तो बना दिया, रेगुलेटर किस लिए बना दिया एलडीए, वो सिर्फ देखेगा कि एनक्रोचमेंट तो यानी मिसाल के तौर पर प्लॉट जो बना रहे हैं हम नक्शे के मुताबिक बना रहे हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा या सड़कें ठीक रखी हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा उनकी उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर उनकी इंटरवेंशन कोई नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है ना सिर्फ उसाते हैं, यानी बाकी तो चले यानी जो ज़राई रकबे हैं वहां पर फर्दे बन गई हैं, फर्दे बनाकर वहां भी फ्रॉड, आज भी फ्रॉड जारी है, हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। उसके बावजूद यानी इतने पर्चियां, मैंने इतने लोगों को जानता हूं कि उन्हें जाली फर्दें आज भी मिल रही हैं, उन्हीं सेंटरों से मिल रही हैं। तकलीफ इस बात की है, वजह क्या है कि आप यानी आपको जिस दिन आप ना वो कांटेक्ट खत्म कर देंगे ना, यानी मेरा पटवारी से राब्ता खत्म करने के लिए लैंड रिकॉर्ड तो इसकी बड़ी बड़ा लैक ऑफ कांटेक्ट भी है। बिल्कुल है। आप जिस दिन आप कांटेक्ट खत्म कर देंगे, ये आपके पास देखा ना, ये मोबाइल है, मोबाइल में मैंने ये कनेक्ट किया, मैंने सॉफ्टवेयर में सर्टेन डिटेल्स डाली, मेरे पर हर चीज, और मैं प्रिंट निकाल लूंगा उसके। कमाल की बात ये है कि मेरे पास ये इख्तियार होगा कि मैं उसका, और उसमें इतनी आसानी से उसको क्रैक नहीं किया जा सकता, आप उसको अपना को टेम्पर नहीं कर सकते कोई चीजें। जिस दिन ये वाला प्रोसेस हो गया, और ये प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं, ये प्रोसेस किस तरह से करना, किस तरह से, मैं ये भी आपसे जानूंगी वैसे कि कौन से कानून जो है वो नए लगाने की जरूरत है। हमारे साथ जो है ना ओवरसीज विक्टिम है मोहम्मद असगर साहब। असगर साहब, क्या मसला है आपका? जी, मैं 35 साल कतर में रहा हूँ। अच्छा। मेरे 3 बच्चे भी ओवरसीज हैं, तो उनको मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर मिला पाकिस्तान स्टेट के वाले से, हमारे सन्नाबाद में ही रहता था। प्रॉपर्टी डीलर? प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा। उसका नाम है मियाँ शब्बीर हुसैन। अच्छा। उसने मुझे प्रॉपर्टियाँ दिखाता रहा, दिखाते दिखाते तकरीबन 1 साल गुजर गया। एक दिन मुझे बोलता है यार ऐसा ना करें, एक बड़ी प्रॉपर्टी मिल के खरीद लें। वो मुझे एक दलों को गाँव उधर ले गया, ऐसे मुझे प्रॉपर्टी दिखाई, बोलता है ये प्रॉपर्टी है, ये हम मिल के खरीद लेते हैं और मैं मुनाफे में बेच लूँगा। हाँ, मुझे वो ले गया, वो एक मोहम्मद अकरम नाम का आदमी था बैरिया टाउन में, उसके पास। उधर उसने जब बातचीत की तो पता चला 1,52 लाख की है। तो मैंने बोला भाई मेरे पास तो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। उसने बोला ऐसा करते हैं, मैं तो तुम्हारे साथ ही ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਸਾਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ? ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, 10 ਰੁਪਏ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕੱਲ ਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਜੋ ਟੋਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? मैं असल छोटी मोटी प्रॉपर्टी लैके वेच लैंदा सा, गुजारा चल रहा सी कारोबारी तौर पे ठीक हो गया। अच्छा, वो इंज करदे हैं मनु आंदा असीं डल जाने हैं ना, मैनू मतलब कि पार्टनर, मैं कहा चलो ठीक है। प्रॉपर्टी वो मेरे को करोड़ के मतलब 90 लाख के चैक ले ले, अपने जो उन्हें पाया ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ मैं कहा भाई बाकी पैसे, उन्हें आखिया तुसीं मैनू उन्हां दे चैक दे दो, जगह की रजिस्ट्री मैं तुहाडे नाल करा दिंदे आ। वो रजिस्ट्री जो कराई, वो जगह तो टोटल आई मतलब 21.5 लाख की। मैं क्या भाई बाकी इनू बेच लेने ना, तो फिर असीं तुहानूं होर वो बाकी दी तुहाडे ना करांगे, क्योंकि रजिस्ट्री के खर्चे बहुत आ जाएंगे इक्को बारी कराइए। तो वो करद्या साल 1.5 गुजर गया, और आंदा जी मेरा एक दोस्त आ जाए इंग्लैंड तो, उन्हें जगह खरीदनी है, 2 करोड़ का सौदा हो गया उस जगह से जी मेरे नाल रजिस्ट्री हुई, ठीक हो गया। अच्छा, उन्हें सौदा हो गया जी, वो बस पैसे देने लिया, पुत्र को मंगवा रहा, करदा करदा फिर साल 1.5 लंघ गया। मैं क्या यार वो करदा की है पिया, वो फिर आ गया जी, उन्हें आके आख्या जी मेरा पुत्र आंदा है, तुसां कोई बयाना वगैरह कीते है तो लिखा के दिओ, मैनू दिखाओ, तो मैं तुहानूं पैसे दूजे दिन ही भेज देना। उन्हें आख्या हुण इंज करिए, पैसे तो आए गए आए। उन्हें बयाना लिखाया, बयाना लिखाने जो स्टाम्प थी ना, उन्हें मैंने आख्या स्टाम्प के पिछे अंगूठा भी लगता, स्टाम्प कढ़ाने का पिछे अंगूठा भी लवा लिया, स्टाम्प की बैक साइड से वो लिखा कि पैसे मतलब बयाना, आंदा बयाना मैं ले लेना जरा दिता मेरे सामने, क्योंकि मैं मेरा इन्ना पैसा भी तो रजिस्ट्री तुहाडे नाल है।
ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਇਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਨ 13 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ सन 13 ਦੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਂ। अच्छा, ਮਗਰੋਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸਟਾਮ ਬਣਿਆ। उस बंदे दे ना? अच्छा। ਉਹ ਸਾਲ ਦੋ ਫਿਰ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਯਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਪੂਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਡੀਲਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ? अगली भी तो सुनो ना तो इसमें अगली मैं आपको सुनती हूँ। पता तो देखो जी ये सारी कंप्लीट स्टोरी मैं सुनती हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। अंगूठा लगवाया, उसके ऊपर एक तहरीर लिखी, इनको उनके ऊपर FIR दर्ज करवानी चाहिए थी क्योंकि उस तहरीर के ऊपर इन्होंने दस्तखत नहीं किए थे इस फॉर्जरी के ऊपर। ठीक, बेशक दस्तखत इनके हैं मगर वो तहरीर बना के इन्होंने फॉर्जरी कमिट की। दूसरा, इन्होंने उस केस को अभी तक डिफेंड कर रहे हैं। अब वो जो इन्होंने एग्रीमेंट बना है उसकी इनको कैंसिलेशन भी फाइल करनी चाहिए क्योंकि वो एग्रीमेंट जो उसके ऊपर तहरीर लिखी गई है उस पर इन्होंने दस्तखत नहीं किए थे। ठीक, उससे पहले अगर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की कि वो हमारे सिस्टम को बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। काश ऐसा हो कि ऑनलाइन हमारी सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम शायद कभी उस तरफ चले जाएं, मगर ये चीजें शुरू तो हुई हैं मगर उस तरफ हमारे स्टेप्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। जिस दिन हमारे मुल्क के टाइटल कस्टोडियन जिनमें सोसाइटीज भी आ गई, आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी आ गई, आपके सब रजिस्ट्रार भी आ गए, मैं आपको बड़े दावे से कहने लगा जिस दिन ये ठीक हो गए 80% इस मुल्क की लिटिगेशन खत्म हो जाएगी। तो अभी इनमें खराबी है इसलिए खराबी है ज़ाहिर जरा अगर सामने आपको ब्रीफली उनका बता भी दिया कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में क्या होता है, रेवेन्यू अथॉरिटी, और इसकी बड़ी मिसाल हम दे देते हैं जिस अथॉरिटी का उन्होंने जिक्र किया है। जो अथॉरिटी स्ट्रांग है वहां फ्रॉड नहीं होता, तो उसकी पेंडेंसी लाहौर में चेक कर लें या पूरे पाकिस्तान में कि DHA की लिटिगेशन बहुत कम है, बल्कि पोस्ट ट्रांसफर लिटिगेशन तो है ही नहीं है। प्री एक्विजिशन या ड्यूरिंग एक्विजिशन जो इश्यूज हैं उनमें भी थोड़ी बहुत लिटिगेशन चल रही है। और इसके बरक्स हम LDA की तरफ जाते हैं या किसी और की तो उधर बेबहाल लिटिगेशन, क्योंकि टाइटल कस्टोडियन जो है वो फ्रॉड का मोजब बनते हैं। आजाद साहब क्या कहेंगे इस केस पर आप? देखिए, बुजुर्गवार क्योंकि बुनियादी तौर पर लालच में आ गए ना, इन्हें शायद मेरी बात बुरी लगे। बिल्कुल मुझे बुरी नहीं लगती क्योंकि ये मुझे मालूम है कि मेरी गलती है। देखिए ना, ये बुनियादी तौर पर मुस्कुरा भी रहे हैं, देखिए उनका मान लेना ये बड़ी बात है। ये देखिए ना, मुस्कुरा भी रहे हैं इसमें। बुनियादी तौर पर जो वजह है ना कि उनकी इब्तिदा होती है अपने घर से। पंजाबी च कहते ना कि जिस घर बेर होवे ते रोड़े ते पैंदे ही है ना, ये नॉर्मल गल है ना जी। तो ये तो पहली गलती तो इनकी है। चले हम जो बाकी नाज़रीन देख रहे हैं वो कम से कम इस बात को समझ सकें। एक तो याद रखिएगा कि जब आप ट्रांजैक्शन सारी कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ देखिए ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम टैक्स से बचने के लिए ना मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ आम लोगों के लिए, हम जरा कैश ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं और कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना जरा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर बुजुर्गों से पूछा जाए तो कैश ट्रांजैक्शन के हवाले से टैक्स में इतनी बड़ी रकम डिक्लेयर नहीं होगी, बाहर आए होंगे, यकीनन इनके पास होगा, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड सारा रखा होगा उन्होंने अपने पास। लेकिन आम आदमी के लिए है कि जितनी ये ट्रांजैक्शन करनी है थ्रू बैंकिंग चैनल करे, पहली तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, बैंक के थ्रू करें, पेमेंट का प्रूफ रहेगा। मिसाल का तौर पर दूसरी जो बात इन्होंने की है उसने बड़ी चालाकी से कहा कि स्टैम्प पेपर, अब देखे ना, स्टैम्प पेपर का निजाम जब निकालना है, अब स्टैम्प पेपर ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुके हुए हैं अपनी जगह पर, अभी भी चल रहे हैं स्टैम्प। नहीं, लेकिन वो फ्रॉड अब भी चल रहा है। जैसे देखे ना, अब इन्हें पता नहीं ना, इन्होंने अंगूठा लगा दिया पीछे, अब अंगूठा लगा के ऊपर उसने तहरीर करवा ली, तहरीर करवा के इनसे एडमिशन करा लिया, फर्ज करें को बयाना लगा लिया कि जनाब मैंने इतने पैसे दे दिए, ये कर लिया या वो कर लिया। अब वो उस चीज को लेकर कोर्ट में गए हुए हैं कि वो मैंने तो किया नहीं। यहाँ दो रेमडी जैसी इंतजार है, बताइए। एक तो फौजदारी प्रोसीडिंग है, फौजदारी प्रोसीडिंग में सिर्फ सेशन कोर्ट से अगर आम आदमी की दरखास्त खारिज हो जाए, देखिए पहला तरीका कार है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, आप पुलिस के पास अब ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हैं, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल अवेलेबल है, आप वहां दरखास्त दें। पहले दरखास्त देने के बाद आपको 7 दिन का एक टाइम होता है, वो SP कंप्लेंट एक बना हुआ है, वो बकायदा कंप्लेंट दोनों फ्रीकन का मौकफ सुनता है, फिर आप सेशन कोर्ट में जाते हैं। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं, इतना लेंथी प्रोसीजर है, ये सत्यानापन पर्चा दर्ज होना चाहिए, जो तरीकाकार है। अब सेशन कोर्ट के बाद जब आपने गलत बयानी कर दी तो इनको चाहिए था उसके बाद हाई कोर्ट भी जाना चाहिए था।
अंदराज मुकदमा के हवाले से, फर्ज करें वहां नहीं होता तो इनके पास एक और रेमेडी थी, वो रेमेडी थी इस्तगासा कहते हैं, कंप्लेंट कहते हैं, कि उनके उस पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर देते हैं। अगर पर्चा दर्ज नहीं हो तो इस्तगासा तो रोकता नहीं है। यही हालात और वाकयात बताने, सरसरी एविडेंस होती है, शहादतें इनके पास मौजूद है कि उस मामले को लेके चले जाए। जहां तक मामला है सिविल कोर्ट का, सिविल कोर्ट में देखे कसूर इनका भी होगा, दूसरे फरीक है वो जान के लटकाई रखेगा ताकि लटकता रहे लड़ा, और हम वकीलों का भी कसूर है इसमें, हम भी इस मामले में साथ साथ ही चलते हैं चले। लेकिन इन्हें वो वाला मामला जो है ना, उसको सिविल कोर्ट वाले मामले को जल्द अज जल्द 5 साल बता रहे हैं, तो 5 साल तो बड़ा एक वक्त होता है। तो 5 साल से फिर सिविल कोर्ट क्या कर रहा है? वो सिविल कोर्ट क्या होता है, डेटें होती रहती हैं, कभी हड़ताल का मसला आ जाता है, कभी जवाब दाखिल करना है, कभी और मसाइल हैं, कब पता नहीं अब ये मामला तनकीहात पे चला गया, इश्यूज पे चला गया, एविडेंस पे चला गया, कहां पर मामला कहां पर शुक्म है। तो ये वाले जो इस तरह के मामला है ना, इन्हें अपने तौर पर भी चाहिए कि ये बाकायदा हमारे हाई कोर्ट में पैसे एक दरखास्त, पहले एमआईटी होता था, एमआईटी काम नहीं भी करता, वहां दरखास्त दे दे, कुछ सेशन में दोबारा जाएं, हाई कोर्ट में जाएं कि मेरा केस तो डिसाइड कर दे जल्दी से। इन्हें कोई घर नहीं बैठे रहना। देखिए कानून अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इन्हें दरवाजे खटखटाते रहना है कहीं ना कहीं। और दूसरा क्या तरीकाकार है, ओवरसीज रहे हैं हमारे, ओवरसीज कमीशन में भी ये दरखास्तें, अदालतों में मामले अपनी जगह है। मैंने पहले भी सजेशन दी थी कि ओवरसीज के मामले जितने भी हैं वो बकायदा इंस्ट्रक्शन इस तरह की इंस्ट्रक्शन मौजूद है कि इनके केस प्रायोरिटी पे लगाए जाए और प्रायोरिटी पे सुने जाए। तो जब ओवरसीज कमीशन को कहेंगे तो वो अदालतों को लिखेगी, चीफ जस्टिस को लिखेगी या सेशन जज को लिखेगी कि जनाब ये मामला जो है ना प्रायोरिटी पे सुना जाए। यानी इसमें बजाय ये लटके ना कि आज होगा कल होगा, इन्हें इसके मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाना चाहिए, मंतकी अंजाम तक लेके जाना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। मिसाल के तौर पर ये जिन जिन जगहों से, जिन जिन प्रोसीजर से गुजर कर आते रहे हैं, जिन जिन जगहों को अजहर साहब ये अप्रोच करते रहे हैं, तो क्या उनकी भी नेग्लिजेंस है, उन पर भी कोई कानून लागू होता है या नहीं होता? देखिए एक और बात जबरदस्त बताऊं, जैसे आई मस्ट अप्रिशिएट कि इनके पास करोड़ रुपए का, देखिए इनके पास स्टेटमेंट मौजूद है, क्या इन्होंने जो पैसा दिया है ना, पैसे की पूरी डिटेल इनके पास सारी अवेलेबल है, पैसे निकलवाए और दिए सारे इसको। कसूर जो है ना, यहाँ पर जो कसूर है हमारे, मिसाल के तौर पर देखिए, अब अगर तो कोई दस्तखत जाली किए होते ना और पटवारियों वगैरह के साथ मिलकर कोई इंतकाल चढ़ाए होते तो फिर तो एंटी करप्शन का महकमा आ जाना। और वहां भी उम्मीद है कि गौहर नफीस साहब यहाँ डीजी एंटी करप्शन है, बहुत सीजनड ऑफिसर है, बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन वो सवाल है कि यहाँ एंटी करप्शन आ नहीं सकता ना सारे काम के अंदर, यहाँ को पटवारी होता और है, ईमानदार आदमी टिकता भी तो नहीं है ना, वो टिकता भी नहीं ऐसे में इमरान साहब भी गए। दूसरा हर काम एक अफसर के पास तो नहीं ना जाना है। देखा ना, ये दूसरी बात है, जहाँ पर 1 लाख केस है, फर्ज करें अफसर है 100, उन्होंने क्या करना, उन्होंने मार्किंग नीचे कर देनी, और नीचे क्या होना है वो पता ही है आपको। और वही एंटी करप्शन ने आजकल एक नया काम पकड़ा हुआ है, एंटी करप्शन को एलडी के खिलाफ शिकायत लेके जाता है ना, वो एलडीए को भेज देते हैं डीजी को कि आप देखें, ये देखें, ये इन्होंने अजीब काम पकड़ा हुआ है। और दूसरा, इतना उन्होंने बदतमीज ऑफिसर सामने बैठाए हुए हैं। हमारे क्लाइंट जाते हैं, पहले तो एंटी करप्शन दफ्तर के अंदर एंटर नहीं होने देते, अगर कोई एंटर हो जाता है तो उनके जो असिस्टेंट और उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब वहां सामने बैठे हुए हैं, वो लोगों के साथ इस तरह पेश आते हैं कि पता नहीं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं। इस तरह से तो एंटी करप्शन का इस्तेमाल गौहर साहब तो चले अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मगर नीचे तक जो हो रहा है, आप किसी ऑफिस सरकारी दफ्तर के अंदर एंटर नहीं हो सकते, ये बात आपको प्रॉपर प्लीड नहीं किया जाता। उसके बाद जिसके खिलाफ आप शिकायत लेके जा रहे हैं उसी के पास भेज रहे हैं कि मैं इस बंदे के खिलाफ शिकायत लेके जाऊं, वो मुझे एंटी करप्शन वाले नहीं जी उसी बंदे के पास चले जाएं, या उस मोहल्ले के उसके कोई बड़ा है उसके पास चले जाएं। ये क्या मजाक बनाया हुआ इन्होंने इदारे को। इस तरह की इस बात में वजन, इस कॉन्टेक्स्ट में जो बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो तो सवाल नहीं, वो तो अपने आप को माफौकल फितरत को चीज समझती हैं। वो समझते हैं कि जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की जो बात बता रहे हैं, अगर जिस दिन ये लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करना शुरू कर देना, एक बंदा जो है ना, मेरी वालदा के लफ्ज बड़े जबरदस्त हैं और वो मैं उस पर अमल करता हूँ, जो 2 तेरे दरवाजे पे आ जाए खाली ना जाए। तेरे दरवाजे पे एक बंदा साहिल आ रहा है, शिकायत लेकर आ रहा है, तेरी जिम्मेदारी है कि तू उसका तदारुक करे, उसकी जिस दिन ये इस तरह का काम शुरू हो गया ना, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये इतना आसान काम नहीं है। मैं आपको पर्सनल बता देता हूं अजहर साहब, वो एक सोसाइटी में एक मैंने बहुत अरसा पहले प्लॉट लिया, तो वो
उन्होंने मेन से हटा के पीछे कर दिया, आपने ज्यादा तौर पे लिया। ठीक है। अब वो मेन का प्लॉट महंगा होता है, तो मैं उसके खिलाफ इनको एप्लीकेशन देने चला गया। पहले तो ऑफिस में एंट्री एक आम साइल की तरह ना, मैंने कहा आज फोन भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। गए हैं, उस दिन पता चला कि आम आदमी के मसाइल क्या हैं। ऑफिस एंट्री बड़ी मुश्किल हुई, फिर आगे गए हैं कि उनके असिस्टेंट डायरेक्टर साहब बैठे हैं, वो तो ना किसी को पूछते हैं ना कुछ और है। उसके बाद जी ये ठीक है, हम एलडीओ को मार्क कर देते हैं, वो सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने उसके साथ जरा डिबेट की, अल्टीमेटली फिर हमने जाके अदालत से रिलीफ लिया। मगर ये कि इदारे क्या कर रहे हैं, एक माहिर कानून होते हुए, वकील होते हुए, उसके आम बावजूद आदमी कैसे आपकी सुनवाई नहीं हुई। वहां मैं कह रहा हूं कि उस तरह गए, उसे डिबेट की और वो पता नहीं वहां फिरौन बन के बैठे हुए हैं ये सारे लोग, के पता नहीं हम क्या। मुझे तो उस दिन बड़ा अफसोस हुआ, उस दिन से एंटी करप्शन के बारे में मेरा वो जो सारा था ना एक नोशन, वो सारा ही चेंज हो गया कि ये क्या करते हैं। अजहर साहब, इसका मतलब ये कि जहां तक मैं इस प्रोग्राम के थ्रू समझी हूं और जो असगर साहब का मैटर मैं जो समझी हूं, उसमें तो इस तरह के जो डीलर हजरात हैं ये तो अपने जो पर है वो फैलाते रहेंगे। अजहर साहब ने आपको बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये पुलिस का काम है। देखिए वो सिंगल फ्रॉड नहीं उसने किया होगा। सर पुलिस का तो बड़ा ही गलत है ना, पुलिस का तो क्या बाबा जी के पास 2-3, मगर बात यह है कि जब हम कॉल या चीजें करते हैं ना, वो ऑफिसर किसी एक केस को पकड़ के उसको मिसाल बना देते हैं। मगर असर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि लाखों केस हैं। अब ऑफिसर ने डिपार्टमेंट चलाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हल करने हैं, एग्जीक्यूटिव नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा लें, फिर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा ले, मगर नीचे जो होता है वो आपको बता दो दिया नीचे होता क्या है। वो बात है क्लर्क माइंड। अब वो सोसाइटियां जो है इनको मंथली दे रही हैं कि उनके खिलाफ एक्शन कोई ना हो। सोसाइटियां मंथली। एक बात और देखिए ना, देखिए मिसाल के तौर पर आप, मैं ये नहीं किया मैं कोई डीएचए का स्पोक्समैन हूँ, नहीं आपने बड़ी खूबसूरत बात। प्रॉपर्टी डीलर्स वहां ना वो सारे रजिस्टर्ड हैं, यानी आप उनके जो प्रॉपर्टी डीलर के अलावा किसी से काम करते हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब उनके आप प्रॉपर्टी डीलर के जरिए काम करते हैं तो बाकायदा उनके साथ इंक्वायरियां होती हैं। हमारे यहाँ भी है कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर जो है ना पूरे वो सारे रजिस्टर्ड ही नहीं है, पूरे यानी पूरी पाकिस्तान में चले जाए। फिर इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं डिलीवर होना था। देखा ना यहाँ, अगर प्रॉपर्टी इनके नाम है तो वो कब्जा लेके देते हैं। देखा ना यहाँ अब प्रॉपर्टी डीलर ने जो पैसे लिए वो किस बात, सर्विसेज किस बात के लिए हैं? उसने सिर्फ खाली वो ग्राहक को मिलाने के पैसे लिए हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है। और वहां बैठकर वो प्रॉपर्टी डीलर, यानी यहां भी ये जब सिस्टम आप बनाएंगे तो प्रॉपर्टी डीलर तमाम को रजिस्टर करें, आपका टैक्स रेवेन्यू सिस्टम बहुत बढ़ेगा। आपके टैक्सेशन के अंदर जो पैसा आ रहा है वो कैश की शक्ल में जाता है, उसको यानी जो कमीशन मिलता है कैश की शक्ल में जाता है, वो जहां मर्जी इस्तेमाल कर लेता है और वो कोई ऐसा हालात और वाकयात बताता नहीं। जब वो भी आंसरेबल होगा तो इस तरह जब आप देखना कितने प्रॉपर्टी डीलर हैं आपके यहाँ, मैं तो देखता हूँ यहाँ कोई चक्कर नहीं, आराम से बैठा और माशाल्लाह दे आर अर्निंग इन मिलियंस, महीने के लाखों रुपया वो कमाते हैं और काम कुछ नहीं है। और वो वजह यही है ना, वजह ये है और फिर ये फ्रॉड अलग है। मेरा ख्याल है मीम की बजाय बेल गाले बिलियंस कमाते हैं, ये बात सही है। मैं कई प्रॉब्लम लोग जानता हूं जो बिलियंस में खेलते हैं। अजहर सिद्दीकी साहब, अगर जो है ये फ्रॉड का केस किसी पर चल रहा हो तो उसके बावजूद भी उसको काम की इजाजत मिल जाती है? नहीं मिलती ना, डीएचए वगैरह में वहां पर ऐसा नहीं है। एक दो सोसाइटीज ऐसी हैं डीएचएस में जो बड़ा अच्छा ना, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो सकता है अगर आपके अपने नाम पे वो उठा के बाहर फेंकते हैं। मैंने तो आपको भी पहले कहा था कि वो उनकी जो टाइटल कस्टोडियन जहां ठीक होंगे वहां निजाम ठीक चलेगा। रसूख जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप सिर्फ मुख्तसर बात कीजिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो किस तरह का ख्याल रखना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। देखिए 3-4 वजूहात तो मैंने बड़ी वाज़ेह बता दी कि जब जायदाद खरीदनी है ना, जो ओनरशिप है ना उसकी तस्दीक करनी है और फिजिकली आए, फिजिकल अगर फर्ज करें फिजिकल नहीं है ना तो आप अच्छा वकील करें, या वकील हमें माजरत के साथ कोई पता नहीं है क्या वकील है या नहीं है, अच्छा वकील करें और उसमें इन्वॉल्व करें आप। मैंने ओवरसीज वालों से बात की थी, कमीशन वालों से, वो कहते हैं हम इन्वॉल्व होंगे, अगर कोई हमारे जिम्मे लगाएगा ना हम उसकी वेरिफिकेशन। सर ओवरसीज वाले ने तो छाड़ दी, चलो खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व है। बहरहाल एक सजेशन है सर, पहले वो सजेशन सारे टोटल करें, फर्द वेरीफाई करें, फर्द का निकलवाएं डाटा सारा। जैसे प्रॉपर्टी, ये मिसाल के तौर पर अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर है, हाउसिंग सोसाइटी में बाका खाली फोन करने से नहीं है, और फोन पे तो फ्रॉड होना है, उनसे तहरीरी तौर पर, और आज अब नीचे सिस्टम आ गया, उन सबको कहें कि स्कैन शुदा, यानी वो आप लेटर स्कैन शुदा जारी करते हैं, आप वहीं बैठे हो स्कैन से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लेटर ओरिजिनल है या जाली है। यानी वो वहां बैठकर ये सारा काम करें। पैसे जितने भेजने हैं कैश बिल्कुल ना भेजें, बाकायदा जो मुतलका यानी किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास भी नहीं भेजने, आपने किसी थर्ड पार्टी के पास भी नहीं भेजने। मुख्तार खास होगा तो मुख्तार खास को भी पैसे अपने देने, आप जो कि प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल ओनर है ना पैसे उसके नाम पर जाने, वो आगे जिसको मर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता जाए। फिर बाकायदा रजिस्ट्री जैसे हो जाए,
रजिस्ट्री जाने के फौरन बाद उसकी मुसद्दका कॉपी निकलवाएं। फर्द अंदराज हो गया है, फौरी तौर पर अंदराज का अपना फर्ज जो है वो निकलवाएं। ट्रांसलेटर मिल गया, लेटर मिल गया है, ट्रांसफर लेटर की कॉपी फौरी लें, पोजीशन लेटर सारे लें और उनको वेरीफाई करें और फिर जगह पर बंदा भिजवाएं भी, वो जगह पर आकर देख के आए और गाहे बा गाहे अगर खाली जगह जा रहे हैं तो उनको लिख के देखें और उनके लिए कोई सोसाइटी जो है ना वो थोड़ी बहुत पैसे लेते हैं, कॉस्ट लेते हैं उस प्रॉपर्टी के टेक केयर करने के, फिर उनकी जिम्मेदारी होगी। यानी आप अगर नहीं रखना है, अगर आप वासी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन यू हैव टू पे सर्टन, यानी डीएचए वगैरह जो जितने भी है ना वो बकायदा कॉस्ट लेते हैं। बिल्कुल सही कि आपके प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग पीरियड के जो, दैट्स ऑल। बिल्कुल और ये खाली घर नहीं बैठ जाना। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग घर बैठ जाते हैं, वो हो गया जब आएंगे तो पुलिस के चक्करों में, कोर्ट कचहरी में चक्करों में कौन पड़ेगा? वो फिर इसी वजह से कोर्ट कचहरियों का चक्कर है। बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, दूसरा सीधी जी गल है कि प्रॉपर्टी लेनी तो अजहर साहब नु एंगेज कर लो। और नहीं, मेरे पास इतना वक्त है। अजहर साहब सोसाइटी बनाए अपनी, इंशाल्लाह सेल परचेज मैं करूंगी। यहाँ एक और बात सर जी, टीम का बैठी है ना। एक और सजेशन दे दूं आप लोगों के सामने। आम आदमी ओवरसीज बैठे हैं, आप लोग जहां कहीं बैठे हैं ना, आप बैठकर वजीर आजम को, वजीर आला, इन सबको कहें कि ये प्रॉपर्टी का निजाम सारा सेंट्रलाइज खूबसूरत बात, कंप्यूटराइज करें। जैसे मैंने कहा है, मिसाल वो, के तौर पर अगर आप साहब गूगल पे सर्च करें, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लैंड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड आपका, अब तो डीएचए पोजेशन भी आपको गूगल पे ही देता है। हर चीज यानी बिल्कुल सही। अच्छा जी, मेरे को टाइम खत्म हो गया, चलो थोड़े सजेशंस असि चाहते रहेंगे। पोर्टल पे कितने अरसे से अजहर साहब को कुछ जवाब नहीं ठीक है, नहीं अजहर साहब आपको पोर्टल की शिकायत है, मैं चंगा गल है, गल कर दी थी और गल चलानी जरूर है। वजीर आजम साहब और वजीर आला साहब, आप सब लोगों के लिए एक पैगाम मैं देना चाहता हूं। पोर्टल के हवाले से पोर्टल को डिवाइड करें, इसकी सुपरविजन करें और आपने वही महकमे को, जैसे इंतजार ने बात बताई है ना कि बाद एल्टीकल्चर पे दी दरखास्त में जो आ गई एलडीए में, वहां भी यही हो रहा है। और पोर्टल का निजाम एक अच्छा निजाम है, बहुत जबरदस्त स्टेप है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट ओरिएंटेड है, लेकिन अब वो रिजल्ट ओरिएंट का हाल ये रह गया, मुतलका महकमों में जारी है, असल लोगों तक है नहीं, ना उस फ्रीक को बताया जाता है, मॉनिटरिंग है उसकी, मॉनिटरिंग कोई नहीं है, फ्रीक को इतला कोई नहीं दी जाती कि क्या हो रहा है क्या नहीं। काम ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। मिसाल वही आ गई, हाँ। वो किसी ने अपना ना बादशाह ने बड़ा जुल्म किया ते वो लैन ला छड़ी है, वो अपना उन्होंने कहा यार लोग आवाज ही कोई नहीं गल करते, वजीर आजम क्या वजीर आला क्या वजीर आजम ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ कोई नहीं, बादशाह कल देखो तुसी, उन्हें बाहर लाइन पे लगा दिए लोग, जो शहर में दाखिल होगा उसको एक जूता पड़ेगा। बस जूते पड़ना शुरू हो गए, जूते पड़ना शुरू हो गए। हाँ। बादशाह के शोर ही कोई नहीं पाते, क्यों? बिल्कुल सही बात है। हम चला गया अगे, उन्होंने क्या बंदे बता दो, जूते असि खानी है, जुतियां असि खानी है, बंदे बता देर ना लगे। बिल्कुल सही। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रौना इंतजार साहब, माहिर कानून, बहुत शुक्रिया आपका। अजहर सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और असगर साहब, हम दुआ करेंगे कि आपका मसला जो है वो हल हो जाए। जब तक इदारे ठीक नहीं होते, इस तरह के फ्रॉड्स जो है वो होते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आला निगहबान।